हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत है दोबारा से चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। आज हम डायरेक्टली बात करना चाहते हैं कि आप कैसे अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं मार्केट को, कि आप मार्केट के अंदर ऐसे डायरेक्टली पैसा नहीं लगा सकते, आप को समझना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, वो सब हम जानते हैं, लेकिन बात ये है ना कि आपको म्यूचुअल फंड से एक 12% का रिटर्न मिल गया, आपको 14%, 14%, 15% का रिटर्न मिल गया। लेकिन क्या अगर आपको मतलब थोड़ा सा और आगे अपनी लिमिट को पुश करना है तो आपको क्या करना चाहिए मार्केट के। मतलब आप सपोज करो कि आप, काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि भाई उसने उस कंपनी में उतना पैसा डाला, ठीक है, वो कंपनी इतना ग्रो कर गई, उसके बाद उसका पैसा इतना मल्टीप्लाई कर गया। अभी आप एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि BSE, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। काफ़ी लोगों ने मेरे थ्रू, रिकमेंडेशन के थ्रू काफ़ी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया शेयर में। और मतलब अभी आया भी हुआ था कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए 2020 के आसपास BSE में लगाया होता तो आज का 1 लाख रुपए तकरीबन 50 लाख रुपए बन गया। तो मतलब ये जो मैसिव रिटर्न्स होते हैं ना, ये आप मार्केट के थ्रू ही कमा सकते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो वो काफ़ी, मतलब मैं कहूँगा कि पॉसिबल इतना नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है ना कि वो एक बास्केट हो गया एक तरीके से। तो उसमें आप लिमिटेड ही पैसा कमा सकते हैं, हालांकि सेफ रहता है। और मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आपको कि ऐसा हर स्टॉक ऐसे ही होता है कि 1 लाख से 50 लाख बन गया। काफ़ी लोगों का ऐसा भी हुआ होगा कि किसी ने 1 लाख रुपए डाला हुआ कहीं पर, जैसे कि किसी ने, सपोज करो कि किसी का टाइम खराब, मतलब सही चल वो हो रहा है कि किसी ने वोडाफोन आइडिया में पैसा डाल दिया, आधा हो गया होगा उसका पैसा अब तक। किसी ने येस बैंक में पैसा डाल दिया। तो मतलब इसके पीछे काफ़ी चीज़ें, थोड़ा बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन इतना भी कोई ऐसा टफ नहीं है। तो वो ही चाहता हूँ कि मैं, जो हमारी ऑडियंस है वो भी मार्केट को थोड़ा समझें, और काफ़ी सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं। और बेसिक बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि ये एक टाइम पे बहुत कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है और एक टाइम पे बहुत इजी भी हो सकता है। तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं, मार्केट को किस तरीके से आप एनालाइज करते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा, मतलब ये तो मैंने चार्ट खोला हुआ है ऐसे यहाँ पर, लेकिन इस चार्ट को नहीं, हम सिंपल सा दिखाते हैं कि सबसे पहले आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इस टर्म का नाम सुना होगा कि निफ्टी 50। ठीक है, तो निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनी का जो एग्रीगेट होता है। मतलब ठीक है कि आप इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं, उन डिपेंड करता है कि मार्केट कैप के ऊपर, कि उनकी वैल्यूएशन कितनी है, उसके हिसाब से जो टॉप 50 कंपनीज निकल कर आती हैं मार्केट के अंदर, तो उसको हम निफ्टी 50, मतलब उसका एक तरीके से एग्रीगेट जो होता है उसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। ठीक है, अगर आप निफ्टी 50 का भी एक साल का चार्ट देखें तो निफ्टी 50 ने पिछले एक साल में 5.5% का रिटर्न दिया है। मतलब काफ़ी लो गया है। जनरली जो मार्केट होती है, जो निफ्टी होती है, वो तकरीबन आपसे 12 से 15, 17 ऐसे परसेंट दे देती है। मतलब 12 से 15% के बीच में इसका रिटर्न रहता है। ठीक है, पिछले 5 साल का रिटर्न आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 141% के आसपास का रिटर्न आ रखा है मार्केट के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर होती हैं। ठीक है, ये सिंपल सी एक वेबसाइट है निफ्टी की। आप यहाँ पे, सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं दुबई में बैठा हुआ हूँ तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग ग्रो के थ्रू जाते हैं, और इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी का आपको, मतलब कौन कौन सी कंपनी इस निफ्टी के अंदर आती है। ठीक है, सबसे पहले ये सब मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 19 लाख करोड़, 14 लाख करोड़, मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनी है, इतनी छोटी कंपनी कोई नहीं है होगी इसके अंदर। सबसे नंबर 1 रिलायंस। सबको पता है कि रिलायंस एक मतलब एक जाइंट है इंडिया के अंदर। ठीक है, सब लोग जानते हैं। HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है इंडिया के अंदर। TCS, टाटा कंसल्टेंसी, मतलब ये बड़े बड़े प्लेयर्स हो गए। ठीक है, ये 50 कंपनी टॉप, ये जितना भी सब मिलके एक बनाएंगी सब कुछ, कि इनका एग्रीगेट क्या बनेगा, उसको निफ्टी में कंसाइज कर लेंगे। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर जैसे जैसे इनका वैल्यूएशन बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे आपका जो निफ्टी में अगर आपने पैसा डाला है डायरेक्टली, तो आपका धीरे धीरे वैसे पैसा ग्रो करता है। ठीक है, और मतलब ये सब अलग अलग सेक्टर्स की होती हैं। इसमें फाइनेंस भी आएगा आपका, जैसे HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये आपका फाइनेंस का हो गया। ठीक है, इसमें रिलायंस इंडस्ट्री, ये पेट्रोलियम का हो गया, इनकी रिलायंस का बहुत कुछ चलता है पीछे, तो ये सब हो गया। और TCS आपकी थोड़े IT हो गया। ठीक है, तो ये सब का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डोमेन है, मल्टीपल डोमेन्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा, आप मार्केट में जब पैसा लगाते हैं तो आपको कभी कभी देखना होता है कि कोई सा सेक्टर चलता है, कोई सा सेक्टर नहीं चलता है मार्केट के अंदर कभी कभी। अभी क्या हो रहा है पिछले 2-3 साल से कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो इतना नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बैंकिंग, अगर आपने किसी निफ्टी में डायरेक्टली पैसा लगाया है तो आपका जो बैंकिंग वाला पोर्शन है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन सपोज करो कि आपने IT का अच्छा परफॉर्म कर गया उस ड्यूरेशन में, तो आपका निफ्टी फिर भी थोड़ा 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 करके मूव करता है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि 4-5 साल के अंदर भी आपका जो निफ्टी है वो परफॉर्म ना कर पाए। 1 साल हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसको ऊपर ही जाता है ये, क्योंकि इंडिया की क्या है कि इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी। तो अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इनको, निफ्टी को, इन कंपनीज को, जो मेजर कंपनीज हैं इंडिया की, उनको ग्रो करना ही पड़ेगा।
तो ये एक सेफ साइड इन्वेस्टमेंट रहती है। लेकिन सेफ में क्या होता है ना कि वही एक चीज़ कि जितना आप सेफ खेलोगे उतना रिटर्न्स कम आएंगे। अगर आपको अल्टीमेट सेफ चाहिए तो आप एक एफडी में पैसा डाल दो, तो उसमें 7% 8% आपका फिक्स है, वो रिटर्न आना ही आना है। लेकिन उसमें क्या है, 7% 8% में कोई, सबको पता है कि कोई खुश नहीं होने वाला। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम स्टॉक्स देखने की कोशिश करते हैं कि हम क्या स्टॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपल सा एक स्क्रीनर यूज़ करता हूँ अपने डे टू डे पर्पज़ के लिए कि मतलब मुझे कोई कंपनी देखनी है तो उसका वो स्क्रीनर के थ्रू मैं देखने की कोशिश करता हूँ बेसिकली। ओके, तो स्क्रीनर पे हम लोग डालेंगे कि सपोज करें कि आपको कोई आईटी सेक्टर पकड़ना है। ठीक है, इन्फोसिस पकड़ते हैं हम आज। अभी हम लोगों ने पिछले बार एचडीएफसी बैंक वगैरह दिखाया था, इस बार इन्फोसिस पकड़ते हैं। ठीक है, तो इन्फोसिस का जो प्राइस चल रहा है अभी 1543 चल रहा है। इन्फोसिस सबको पता है कि एक आईटी जाइंट है इंडिया के अंदर। ठीक है, ये आईटी सर्विस प्रोवाइड करता है। उनका जो मेजर जो इनकम आती है वो यूएस से आती है, क्योंकि यूएस से लोग, जिन लोगों को सर्विस चाहिए होती है, जिन कंपनी को सर्विस चाहिए होती है, वो इन्फोसिस के पास जाते हैं। इन्फोसिस क्या करता है, इन्फोसिस जो कंपनी है वो इंडिया में बैठे हुए लोगों से सर्विस करवाता है उनकी। और फिर मतलब किसी को चाहिए कुछ, सपोज करो कि किसी को वहाँ पे कुछ पेमेंट एग्रीगेटर बनाना है या कुछ भी करना है, तो वो इंडिया के लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं उनके लिए। तो इन्फोसिस इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है बाहर। और तो इसको मतलब इतना डीप में नहीं जाते, इतना तो मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। बाकी जो इन्फोसिस में काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि इन्फोसिस करती क्या है। हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करें ना, उनका उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ ही पता होनी चाहिए, लेकिन हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में वो कंपनी करती क्या है, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर। और क्या हम मतलब एक तरीके से आप जब किसी कंपनी का पर्टिकुलरली शेयर खरीद रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि हमने अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है ना। जैसे कि सपोज करें कि आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया पैसा, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि वो बिजनेस करता क्या है, क्या उसका वो सही भी है बिजनेस, क्या आगे जाके वो ग्रो करेगा भी नहीं करेगा। आप ऐसे डायरेक्टली पैसा नहीं डाल देते। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली किसी में भी पैसा डालें, थोड़ा 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 आइडिया आपको होना चाहिए। ओके, तो इन्फोसिस है। ठीक है, इसका मार्केट कैप है जो 6.5 लाख के आसपास का रहता है। ओके, तो अभी क्या है इसका, ये पिछले 1 साल का जो हाई और लोअर्स का जो बना है वो चीज़ है। ठीक है, ये स्टॉक पी है, इसको याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जब आगे जब हम जाएंगे तो इसको भी कवर करेंगे कि पी रेशो होता क्या है। ठीक है, इसके बिहाफ पे काफ़ी इजी हो जाता है समझना कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो सही है या फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है या बहुत कम, मतलब वो डी वैल्यूड है, तो उस टाइम सही है पैसा लगाना उसके अंदर। तो ये इसमें बहुत ईजी हो जाता है फिर भी इस पर करना। ठीक है, इसकी बुक वैल्यू है। इसमें मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरी जो इसका डाउन वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर पूरे के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको कि कैसे कैसे काम हो सकता है इसके अंदर और क्या कितना इजी बना सकता है आपके लिए ये सब चीज़ें। ठीक है, ये इसका पिछले 1 साल का चार्ट हो गया। और आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल के चार्ट में भी इन्फोसिस ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये एक जगह पे ही चलता रहा है। ठीक है, मार्च में देखें तो इसका मार्च में जो प्राइस था वो 1300 के आसपास था 2021 में, और आज भी इसका प्राइस कुछ ज़्यादा इतना अच्छा ग्रो नहीं किया। ठीक है, तो पिछले 5 साल में इतना अच्छा जो मूवमेंट नहीं है इसके अंदर। तो अभी देख लेते हैं कि इसके 5 साल में जो इसके रिटर्न्स वगैरह जो हैं वो अच्छे ग्रो किए हैं या फिर वो भी मतलब इतना ही रहा है कुछ कुछ। तो 2020 के आसपास से पकड़ के चलते हैं जो इनका प्रॉफिट है। ठीक है, 10 साल का हो गया पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आप देख रहे हैं कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मार्च 2020 में 22,000 करोड़ का, और आज है तकरीबन 40,000 करोड़ का। ओके, नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं इसका एक बार। 2020 में 16,000 करोड़ का और अब है 26,000 करोड़ का। तो दोस्तों वही सिंपल रहता है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब इसका एक पीयर भी देख लेते हैं, जैसे टीसीएस हो गया। टीसीएस आपको सबको पता है कि मतलब इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रिनोन कंपनी है आईटी इंडस्ट्री में। तो सबसे बड़ी कंपनी है आईटी की बेसिकली। 12 लाख करोड़ के आसपास का इसका जो वैल्यूएशन है। और इसका भी देख लेते हैं कि इसने कितना कितना रिटर्न्स दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए तो इसका मार्च 2020 से जो इसका डायरेक्टली नेट प्रॉफिट है 32,000 करोड़ था, और अभी इसका जो हो गया है वो तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो तकरीबन इसका जो रहता है वो 60% के आसपास का इसने प्रॉफिट का रिटर्न दिया है। अब इसका शेयर प्राइस देख लेते हैं कि पिछले 5 साल में कितना हुआ है। पिछले 5 साल में देखा जाए तो यहाँ पे 2000 से लेके अभी फिलहाल 3500 के भी नीचे ये कर रहा है। तो जितना मतलब इसने प्रॉफिट बनाया था उसके हिसाब से मतलब इसका जो शेयर प्राइस है वो मूव किया है। ठीक है, अब कोई और कंपनी उठाते हैं, जैसे कि सपोज करो कि
चलिए इसे छोड़ते हैं, IT इंडस्ट्री छोड़ते हैं, अभी उठाते हैं टाटा टाटा मोटर्स उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। टाटा मोटर्स सबको पता है, कार्स कंपनी है, कार बनाती है, JLR इनके अंडर आता है, जैगुआर लैंड रोवर। सो बहुत अच्छी कंपनी है इंडिया के हिसाब से, और 2 लाख करोड़ का इनका नेटवर्थ है, ठीक है। इसका शेयर प्राइस देखते हैं पिछले 5 साल में किस तरीके से मूव किया है। 2020 के आसपास जो उसका शेयर प्राइस था वो तकरीबन 100 के आसपास था, और अभी जो उसका प्राइस है वेरी गुड, लाइक 700, तकरीबन 600% का प्रॉफिट बना कर दिया है कंपनी ने। तो देखते हैं क्या इसका जो प्रॉफिट है वो भी इस हिसाब से मूव हुआ है, या फिर वो कम मूव हुआ है या ज़्यादा मूव हुआ है, वो भी देख लेते हैं। 2020 के आसपास जो इसका नेट प्रॉफिट था वो नेगेटिव था, ठीक है। तो नेगेटिव -11,000 करोड़, मतलब आप यहाँ पे देखें तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब ठीक है, कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया। लेकिन इसके बाद जो इनकी चीज़ें हैं, मतलब कि कंपनी को कहाँ कहाँ पैसा देना है, क्योंकि मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस वगैरह भी होते हैं ना कंपनी में, कि मतलब उनको इंटरेस्ट पे करना है, उनको उनका डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब तो वो सब उनको पे करना पड़ेगा। काफ़ी सारे टैक्सेस होते हैं इंडिया में, तो वो सब किसी कंपनी ने लोन लिया हुआ हो तो लोन भरना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। तो उसके बाद जो उनके हाथ में जो कैश बचा वो नेगेटिव में बचा था यहाँ पर 2020 के आसपास, और आप मार्च 2025 के आसपास देखोगे तो ये पॉजिटिव 28,000 करोड़ है। तो -11,000 करोड़ से 28,000 करोड़, मतलब कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, और कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा पाई है। इसकी वजह से जो उसका शेयर प्राइस है वो भी अच्छा मूव किया है यहाँ पर। तो वही रहता है, सिंपल सी चीज़ें हैं कि शेयर मार्केट में मतलब आप वही सिंपल हो गया ना, कि मतलब अब कंपनी प्रॉफिट कमा पा रही है तो इसका मतलब वो स्टॉक प्राइसेस में वो चीज़ें दिखती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। तभी सब लोग यही बोलते हैं कि मतलब आप ऐसा किसी की बातें सुन के डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट ना करें मार्केट के अंदर। थोड़ा सा अपना ये लगाएं कि सिंपल सा देखना, कुछ नहीं करना आपने इसमें, मतलब आपको कोई कंपनी अच्छी लग रही है, ठीक है, उसका आप बिजनेस समझते हैं थोड़ा बहुत, उसका एक मतलब एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो आप देख ही सकते हैं ना, वो तो कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं होती देखने के लिए। तो आपको बस में कितना टाइम लगा, मैं 5 मिनट लगा, ठीक है। अभी ये देखना है कि कंपनी ने पिछले साल 31,000 करोड़ दिया था, आज 28,000 करोड़ के आसपास का, मतलब थोड़ा सा कम हुआ है, और वो शेयर प्राइस में भी देखना थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना स्टार्ट हुआ है शेयर कंपनी का। अगर अभी भी आप उसका थोड़ा बहुत देखेंगे सुनेंगे तो मतलब अभी शायद एक हैरियर EV आ रही है करके, तो हो सकता है कि वो कार अच्छी चले आगे जाकर, ठीक है। इनका जो लैंड रोवर का बिजनेस है वो भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे आगे जाकर, तो ये वापस से जो ये चीज़ है, जो इनका नेट प्रॉफिट है, ये वापस से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर 28,000 से, मतलब ये वापस से ऊपर उठना स्टार्ट होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है कि इनका जो बिज़नेस है वो अच्छा टर्न कर सकता है, अच्छा रन कर सकता है आगे जाके, तो आपको ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ें होती हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि ये जो स्टॉक पी है, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड वगैरह जो भी ये सब चीज़ें हैं, ये हम लोग धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप बताइएगा कि मतलब कि आपको ये जो वीडियोस अच्छी लग रही हैं वो आपको आपके मतलब स्टॉक इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा बेनिफिट अगर लेकर आती है, और आपको कुछ क्वेरीज रहती है इनके अंदर, तो ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।